हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट वीडियो में चल रहा था कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, ठीक है। और ये थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर का ये 30वां वीडियो है, यानी आपके पास में 8वां वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले कोलराउस का नियम हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यानी कि कोई भी अपघट्य है उसकी अनंत तनोता पर मोलर चालकता, उसके ऋणायन की अनंत तनोता पर मोलर चालकता व ऋणायन की अनंत तनोता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इसमें कोलराउस नियम की अनुप्रयोग, फिर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। फिर दूसरा था दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, यानी कि कोई भी अपघट्य है वो किस प्रकार वियोजित होता है, ठीक है। यानी कि यहां पे जो अल्फा है, अल्फा बराबर वियोजन किसका? दुर्बल वैद्युत अपघट्य का। लैम्डा एम सी है, सी सांद्रता पर मोलर चालकता, और लैम्डा एम इनफाइनाइट है अनंत तनोता पर मोलर चालकता, ठीक है। अब देखो इसके लिए न्यूमेरिकल है 0.1 एम सांद्रता एवं 0.001 एम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मोलर चालकत्व क्रमशः 3.6 एवं 34.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो वियोजन की मात्रा परिवर्तित कीजिए। यदि NH4OH की अनंत तनोता पर मोलर चालकत्व का मान 271.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, ठीक है। अब यहां पे तो मोलर चालकताएं हैं, दो है। देखो बस में सॉल्यूशन फर्स्ट यहां पे, यानी यहां पे देखो C अपने पास कितनी है, 0.1 एम है सांद्रता, ठीक है। और जो मोलर चालकत्व है यानी कि लैम्डा एम सी बराबर 3.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, और लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान है 271.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसमें हमारे को अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा कितनी होगी, तो अल्फा बराबर लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मान रखेंगे लैम्डा एम कितना है 3.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बटे 271.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा बराबर 3.6271.1 पॉइंट लाएंगे तो 36 हो जाएगा इंटू 10, और ये 10 से 10 कैंसिल। अल्फा बराबर 362711, 36 में 2711 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में मान आएगा 0.0132, और जो वियोजन है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसको हम परसेंट में लें। अगर इसको परसेंट में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अल्फा बराबर 1.32%, ठीक है। ये इसको जाएगा अल्फा का मान, ठीक है। अब दूसरे के लिए देखो इसमें, अब जो हमारे पास ये वाली सांद्रता है, ठीक है, इस
इसके लिए मान लीजिए तो C बराबर 0.001 m सांद्रता के लिए लैम्डा m C का मान है 3.40 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स और लैम्डा m इनफाइनाइट का मान है 271.1 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। इसमें हमारे को वही अल्फा ज्ञात करना है तो अल्फा बराबर लैम्डा m c लैम्डा m इनफाइनाइट तो 3.0 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स अपॉन 271.1 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। इसे कैंसिल कर देंगे तो अल्फा बराबर 334 अपॉन 271.1 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इसका मान आएगा 0.125 और इसको परसेंट में लेंगे तो अल्फा बराबर 12.5%। ठीक है, यानी कि हमारे को यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में दो अलग अलग सांद्रताओं पे यानी हमारे पास में जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो 0.1 m सांद्रता पे, इसकी जो मोलर चालकत्व है वो 3.6 है और अनंत अनुता पर जो मोलर चालकत्व का मान कितना होगा 271.1 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स है। तो हम इसकी साइक्लोस्मोल अल्फा का मान ज्ञात करना है तो अल्फा की ज्ञात करके हम इसमें जिसका वियोजन है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक। वियोजन को हम अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और वियोजन स्थिरांक को Ka के द्वारा डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लेंगे और उसके वियोजन के साथ हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक निम्न प्रकार होता है। इसके लिए हम कोई भी दुर्बल अपघट्य लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एसिटिक अम्ल CH3COOH और इसका जो वियोजन है वो होगा CH3COO- और H+। ठीक है, अब देखो T बराबर 0 समय पर समय है T बराबर 0 समय पर। ठीक है, प्रारंभ में एसिटिक अम्ल की सांद्रता कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, और ये हमारे पास में 0 और 0 T बराबर 0 समय पर T बराबर T समय पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का वियोजन कितना होता है अल्फा होता है। ठीक है, ये अल्फा हो गया दोनों और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये इसमें से इस तरह जाएगा। ठीक है, T बराबर 0 समय में क्रिया का जो दुर्बल अपघट्य है उसका वियोजन प्रारंभ ही नहीं हो रहा है तो यहाँ भी आपके पास में ये 1 हो जाएगा। माना इसकी जो सांद्रता है 1 मोल प्रति लीटर है। ये हमारे पास में जो वियोजन है T बराबर 0 समय पे 0 0 जाएगा। T बराबर T समय पे आपके पास में 10 सेकंड 20 सेकंड कोई भी सेकंड है, माना इसका जो वियोजन कितना होता है अल्फा होता है तो 1 माइनस अल्फा। C सांद्रता पर वियोजन, अब C सांद्रता लिखो 1 माइनस अल्फा C और अल्फा C। ठीक है, अब दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक क्या है Ka बराबर CH3COO H+ बटे CH3COOH। ठीक है, अब देखो Ka का मान ज्ञात करना है तो Ka बराबर जो CH3COO है ये आपके पास में अल्फा इंटू C
इंटू H प्लस के लिए अल्फा इंटू सी बटे 1 माइनस अल्फा सी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर सी से सी कैंसिल कर देंगे और 1 माइनस अल्फा, यानी कि वियोजन स्थिरांक का मान के ए बराबर अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यानी कि कोलराउस नियम के अनुसार किसी दुर्बल वैद्युत अपवृत्तियों के लिए वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे? माना हमारे पास में कोई दुर्बल अपवृत्ति है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का जो वियोजन है वो इस प्रकार होता है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, जो भी अम्ल होता है वो क्या करता है, H+ आयन देता है। जब ये H+ आयन देगा तो एसीटेट और H+ आयन बना देगा। ठीक है, अब देखो इसका वियोजन किस प्रकार हो रहा है, t बराबर 0 समय पे, यानी हमारे पास समय कितना है, 0 है। ठीक है, और 0 समय पे जो एसिडिक अम्ल है इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब t बराबर 0 होगा तो जो एसिटेट H+ आयन है उनका वियोजन कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, t बराबर t समय पर, यानी कि समाकाश में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड कोई भी समय है। माना उस स्थिति के अंदर जो आयन्स हैं उनका वियोजन कितना हो रहा है, अल्फा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, 1 माइनस अल्फा, प्रारंभ में 1 था, अब अल्फा यहां से क्या हो रहा है, यानी जो मात्रा वियोजित हुई है वो मेरे पास में क्या है, अल्फा है, तो 1 माइनस अल्फा। सी साम्य अवस्था है, सी सांद्रता पर वियोजन, तो 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी। तो दुर्बल वैद्युत अपवृत्ति के लिए वियोजन स्थिरांक के ए बराबर ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। ठीक है, इसका मान अल्फा इंटू सी, H+ का मान अल्फा इंटू सी, और एसिडियम के लिए 1 माइनस अल्फा इंटू सी। एक सी से सी कैंसिल कर देंगे, अल्फा को अल्फा से गुणा करेंगे, अल्फा स्क्वायर सी और 1 माइनस अल्फा। इस फॉर्मूले के सहायता से किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। और इस यूनिवर्स में एक सूत्र आया है, इस सूत्र की सहायता से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे आगे नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उनमें आएंगे, तो हमारे पास में एक पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास में इस फॉर्मूले को हम उपयोग में लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल या बैटरी। सेल या बैटरी। अब बैटरी कैसे बनती है, सेल या बैटरी। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। सेल या बैटरी। अब देखो बैटरी का निर्माण कैसे होता है, जब 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है, अब बैटरी में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान, रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी कि बैटरी बनाने के लिए हमारे को 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जिससे बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है, और बैटरी में क्या होता है, जो भी रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब सेल या बैटरी 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक सेल या बैटरी, प्राथमिक सेल या बैटरी, और दूसरी है द्वितीयक सेल या बैटरी। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, यानी कि वे सेल जिनमें, या वे सेल या बैटरी जिनमें अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात उन्हें हम बार बार आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है, इन बैटरियों को एक बार उपयोग में लेने के पश्चात ये निष्क्रिय हो जाती हैं, यानी कि इन्हें हम बार बार काम में नहीं ले सकते,
ठीक है, यानी इनको निरावेशित होने पर वापस आवेशित किया जाता है। ठीक है, जैसे सीसा संचायक सेल है। ठीक है, अब प्राइमरी सेल का एग्जांपल है शुष्क सेल या लैग्रांजे सेल। ठीक है, जो प्राइमरी सेल है उनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी सेल में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होगी, वो अनुकरणीय होगी, इन्हें हम बार बार आवेशित नहीं कर सकते, इन्हें केवल एक ही बार उपयोग में लिया जा सकता है। और कोई भी वर्ष में बैटरी हो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उस बैटरी को बनाने में खर्चा कम आए, उसमें वेट कम हो, वो अधिक उपयोगी हो। ठीक है, अधिक समय तक कार्य हो, वो सुसंगठित हो यानी। ठीक है, अब देखो शुष्क सेल की जो बनावट है, बनावट एवं क्रियाविधि, किस प्रकार इसकी बनावट होती है और किस प्रकार ये कार्य करता है। अब बनावट के लिए देखो हमारे पास में ये एक शुष्क सेल है। इस शुष्क सेल में क्या होगा, देखो हमारे पास में सबसे पहले इसमें बीच में हमारे पास में धातु की टोपी लगी हुई है। ये हमारे पास में कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ है। ये बेलनाकार पात्र है, इस बेलनाकार पात्र में हमारे पास में ये पेस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, शुष्क सेल बनाने के लिए एक बेलनाकार पात्र लेते हैं। ठीक है, जो किसका बना हुआ है, बेलनाकार जिंक का पात्र लेते हैं, जो इस सेल में एनोड का कार्य करता है। यानी कि शुष्क सेल में बेलनाकार जिंक पात्र होता है, जो इस सेल में एनोड का कार्य करता है। ये पास में बेलनाकार पात्र है। ठीक है, वो जिंक का कार्य करता है। ठीक है, इस सेल में बीच में एक कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ होती है, जिससे जो कैथोड का कार्य करती है। इसे छड़ के चारों ओर Mn2 मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन का चूर्णित पेस्ट भरा होता है। ठीक है, और इस सेल के बीच में हमारे पास में ये सेल है, हमारे पास में जो बेलनाकार पात्र है, इसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और ZnCl2 का नम पेस्ट भरा हुआ है, जो इस सेल में वैद्युत अपघटन का कार्य करता है। अब तो ये इसकी बनावट हो गई। बनावट पे इसमें डिपेंड करता है इसमें कैथोड एनोड क्या है, किस प्रकार कार्य करता है। तो हमारे पास में बेलनाकार पात्र होगा। शुष्क सेल में जिंक का बना बेलनाकार पात्र होता है, जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है, इस सेल के बीच में कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, जो कैथोड का कार्य करता है। इस कैथोड के चारों ओर यानी कि ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर MnO2 व कार्बन का चूर्णित पेस्ट भरा होता है, तथा इस सेल के अंदर जो अपघट्य है वो अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। अब तो इसमें जो सेल अभिक्रियाएं हैं वो कैसे होगी, यानी कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, अब एनोड में क्या होगी, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, और जिंक में यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि एनोड में यह अभिक्रिया हो रही है। फिर कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, और कैथोड में क्या होगा, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। और तो कैथोड किसका बना हुआ है, MnO2 NH4+, और यह 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर
MnO2 NH4 Zn+2 MnOOH NH3। ये हमारे पास में कौन सेल अभिक्रिया है? ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में शुष्क सेल है, इस शुष्क सेल के अंदर एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड किसका बना हुआ है? बेलनाकार जिंक पात्र का बना हुआ है, और Zn से यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी कि Zn से Zn+2 बन जाएगा। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, कैथोड में क्या होगा? अपक्षय होगा, MnO2 + NH4, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर MnOOH NH3 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे यह पास में पूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया है, Zn से Zn+2 बन रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और यहां से देखो यहाँ पे Mn+4 से Mn+3 में क्या हो रहा है? ये अपचेत हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो अभिक्रिया है अब क्या होता है, जो हमारे पास में शुष्क सेल है उसकी बनावट हो गई, बनावट होने के बाद में उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इसकी क्रियाविधि क्या होती है? क्रियाविधि में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो जिनका बेलनाकार पात्र होता है वो यहाँ से ऑक्सीडेशन करता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो है Zn+2 से Zn+2 आयनों का निर्माण करता है, तथा कैथोड अभिक्रिया में जो कैथोड है वो Mn+4 से Mn+3 में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तथा इस अभिक्रिया के दौरान बना अमोनिया, इस अभिक्रिया के दौरान बना अमोनिया जिंक के साथ क्रिया करके और संकुल यौगिक का निर्माण करता है, जिसका आईपीसी में क्या होगा? टेट्राएमीन जिंक सेकंड आयन। ठीक, ये इसकी क्रियाविधि होगी। अब देखो क्या होता है, इस सेल का सेल विभव 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है, यानी कि इस सेल का योग है वो कम होता है, यानी कि बड़े क्षेत्र में इस सेल का उपयोग हम नहीं कर सकते। इस सेल का उपयोग हम जैसे हमारा ट्रांजिस्टर है, दीवार घड़ी है, हाथ घड़ी है, इन सबके सेलों में हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस सेल में क्या क्या कमी है, यानी कि शुष्क सेल है, इस सेल में क्या कमी है? सबसे पहले इस सेल के अंदर हमने नम NH4Cl वह ZnCl2 का पेस्ट बना था, जो अम्लीय प्रकृति होने के कारण इस सेल का संक्षारण कर देता है, यानी कि यह सेल को एक निश्चित समय तक उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि इस सेल को एक बार उपयोग में लेने के पश्चात दोबारा इसको आवेशित नहीं कर सकते, और इस सेल को हम एक लंबे समय तक नहीं रख सकते, इसका समय निश्चित होता है, यानी इसको उपयोग में नहीं लेंगे तो भी निश्चित समय बाद में सावधानी क्या हो जाएगा? खराब हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में शुष्क सेल की बनावट, क्रियाविधि और इसके उपयोग और इसकी कमियां हैं। ठीक है, जो कि लैग्रांजी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। देखो जिस प्रकार हमारे पास में शुष्क सेल है वो एक प्राथमिक सेल है, उसी प्रकार मरकरी
मरकरी में एक प्राथमिक सेल है, इसको भी हम एक ही बार काम में ले सकते हैं। और मरकरी सेल का उपयोग घड़ियों, सौर यंत्रों, कैलकुलेटर इत्यादि में किया जाता है। और इसका जो वोल्ट है विभव है 1.35 वोल्ट होता है। अब देखो बनावट के अंदर जो मरकरी सेल है उसकी बनावट को हम कंपैरिजन करें किससे? शुष्क सेल से। शुष्क सेल का जो एनोड है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? जिंक पातर का। और मरकरी सेल का जो एनोड है वो जिंक अमलगम का बना होता है, ZnHg का बना होता है। ठीक है। शुष्क सेल का जो कैथोड है वो ग्रेफाइट या कार्बन की छड़ होती है, इसमें HgO प्लस कार्बन, ठीक है, HgO प्लस कार्बन मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का बना होता है। इसमें वैद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट डाला जाता है। इसमें हम KOH और ZnO का पेस्ट वैद्युत अपघटन का कार्य करता है। इस सेल में जिंक है वो अपचायक का कार्य करता है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक है। अब इस सेल में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसे होंगी? देखो, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया यानी मरकरी सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और मरकरी सेल में जो एनोड है वो जिंक अमलगम का बना होता है, जिंक अमलगम का बना होता है। और यहाँ पे जो Zn है वो यहाँ पे अपचायक का कार्य करता है। ये यहाँ पे सॉलिड है 2OH माइनस, ठीक है, क्या बनेगा? ZnO प्लस H2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, ओके। पूर्ण सेल अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, OH से OH और H2 से H2, तो जिंक अमलगम प्लस HgO ZnO और Hg लिक्विड। ठीक है। यह सेल यानी इस सेल का जो सेल वो है वो 3.5 वोल्ट होता है, जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर, सौर यंत्र, कैलकुलेटर, घड़ियों इत्यादि में किया जा सकता है। धन्यवाद।